हर चीज रिकॉर्ड में चाहिए, हर चीज घर पे सुविधा चाहिए। ओ, इसमें उसमें पीडीएफ इसमें पीपीटी बोलते हैं उस पगली। वो सब किताबी भाषा हो जाती है ना, फिर उसमें आपका लॉजिक, आपका तर्क नहीं चले। पसंद करने वाले करते हैं ना, वो तो वहीं रह जाते हैं ना। आपके अपने जब तक मौलिकता नहीं झलकेगी, कोई मतलब नहीं है ना। काहे इतना मगजमारी करें, लाके पूरी किताब छाप दे यहीं पे, शुरू कर दे कहानी। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारी कहानी। ये सब चीज बढ़िया अरेंज तरीके से मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े, है ना। हर आदमी अपनी सुविधा देखता है। नेशनल मूवमेंट आज हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, इसके शब्द से ही जैसा पता चल रहा है कि ये नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्र का आंदोलन है। अब किसी भी मूवमेंट को करने के लिए सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जरूरत क्यों पड़ी, मूवमेंट चला क्यों। तो और फिर जब मूवमेंट चलता है तो उसको उसके अनुरूप नाम क्यों दिया जाता है। तो अभी इसके पहले भी हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन देखे, कृषक आंदोलन देखे देखे ना सब। तो क्या वो सब राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे? क्या राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में नहीं थे, जो उनको हमने अलग देखा? तो राष्ट्रीय, या उसको हम कब कहेंगे? और आंदोलन होता कब है? जब एक बड़ा मॉस, मॉस मतलब पब्लिक, किसी व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाता है, तो उसको हम लोग आंदोलन बोलते। और किसी आवाज को उठाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास इशू चाहिए, मुद्दे चाहिए। किस मुद्दे पे? अभी अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, भ्रष्टाचार के आधार पे चला। ये जो देख रहे हो, ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा भाई, इसका नाम ही इसको दे दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब आंदोलन में देश के सभी लोग शामिल हो, ये जरूरी नहीं है। तभी हम उसको राष्ट्रीय आंदोलन कहेंगे, अन्यथा हम नहीं कहेंगे, ऐसा जरूरी। अगर समाज का वो वर्ग या वो लोग जो पीड़ित है, किससे? जो व्यवस्था आपके ऊपर चल रही है उससे। तो आप सामूहिक रूप से सभी जितने भी पीड़ित लोग हैं, जैसे हमने कहा कि ये होना चाहिए, आपने कहा हाँ होना चाहिए, इन्होंने भी कहा हाँ हम भी साथ, सब जब एक साथ हो जाते हैं तो उसको राष्ट्रीय मूवमेंट की वो देती है। फिर उसी मूवमेंट को चलाने के लिए कुछ ग्रुप्स, कुछ एक्टिविस्ट ये भी होने चाहिए। जो बिना ग्रुप के, बिना एक्टिविस्ट के, बिना किसी संगठन के आंदोलन को आगे ले जाना संभव नहीं है, बिखर जाएगा। तो आज हम लोग इस आंदोलन के पीछे पहले कारण क्या थे, सबसे पहले उनको समझेंगे।
कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो उसका उदय हुआ, तो क्यों हुआ। उदय के पीछे एक एक ग्रुप को देखेंगे। तो आज हम लोग भारत में जो सबसे बड़ा ग्रुप है या जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ग्रुप था, वो श्रमिकों का था। लेबर लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग। अब देखो, वो श्रमिक वर्ग में क्या सिर्फ मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, सब मतलब हर एक बंदा कहीं न कहीं से श्रमिक है, कहीं न कहीं से वो श्रमिक है। चाहे वो रेलवे में काम कर रहा हो, चाहे वो डाकघर में काम कर रहा हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहा हो, सब में काम करने वाले श्रमिक होते हैं। शुरू में क्या था कि रेलवे विभाग अपने हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन करता था, फैक्ट्री वाले अपने हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। होता किसका था? भारतीयों का। पीड़ित कौन होता था? भारतीय होता था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी और भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग जब आगे बढ़े, तो विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को या श्रमिकों के अलग अलग समूह, आपको शायद याद होगा, आईटक, इंटक, रेट्यू, है ना, और मजदूर संघ, यानी उस जमाने की जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो पंजाब कृषक पार्टी रही हो, चाहे वो आरएसएस रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कोई जितनी भी पार्टियां थी, सबका कोई ना कोई यूनियन था, लेबर यूनियन, सब मजदूरों का। तो अब मजदूर संघ भी धीरे धीरे करके जागरूक होने लगे और अखिल भारतीय लेवल पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गया, है ना। अब इन सब ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किए वो काफी महत्वपूर्ण थे। अब जैसे थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब अगर आप लोगों का सहयोग हमें ना मिले, तो क्या हम यहाँ पे खड़े रहेंगे? नहीं रह सकते। ये विचार जिस दिन भारतीयों के मन में आ गया, उस दिन अंग्रेजों का कायाकल्प हो गया और आउट कर गए। लेकिन अगर इसी में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी आपके साथ है, इसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड सपोर्टर। अब हम आपकी बात नहीं समझ रहे, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमजोर हो, कहीं ना कहीं आप कमजोर हो। अब आपकी उस कमजोरी का फायदा कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? तो उस जमाने में जो जमींदार या जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता, सीधी भाषा में जी हुजूरी बनाता। और वही जमींदार और जो ताकतवर लोग थे, वो समाज को अंग्रेजों के पीछे चलने के लिए मजबूर करते। जैसे आप देखिएगा कि जो माला पहनते हो, माला कोई पहना है? इसमें नहीं पहना। उस माले में जो पड़ी हुई मोती है वो मजबूत है कि वो जो बांधे हुए धागा है वो मजबूत
उस उसका अस्तित्व किसकी वजह से? धागे की वजह से। धागा का तोड़ दिया जाए, सारी मोतियां बिखर जाए, तो उसका अस्तित्व क्या हो जाए? समाप्त हो। तो राष्ट्र के संदर्भ में भी है, जब तक जनता हमारी एक माला में नहीं आएगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। अब इनके जो मजदूर वर्ग जो था, इनका जो ओरिजिन हुआ, उसका कारण क्या था? क्यों मजदूर वर्गों को आगे आना पड़ा? इसमें दो चार एग्जांपल हम आपको देते हैं, बस समझ लेना इसमें कि आपके देश में अभी प्रेजेंट में जो आर्थिक व्यवस्था है वो तीन तरह की। कौन कौन सी है? समाजवादी, पूंजीवादी, और ऐसे पढ़ लो मिश्रित बोलते हैं। ठीक, जहां पे समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप ही एग्जाम्पल बन जाओ। सौम्या, मान लो आपके पास पैसा है, पैसा है, आपको किसी ने सजेस्ट किया कि नौकरी में कितना कमा लोगे, 2-3 करोड़ कमा लोगे जिंदगी भर में, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बिजनेस, कोई फैक्ट्री लगा दी जाए, तो हो सकता है कि 40-50 लाख रुपया पर मंथ है। किसी ने आपको सजेस्ट किया, आपको क्यों किया? क्योंकि आपके पास पूंजी है, पैसा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि पैसा ही पैसे को कमाता है, नहीं है ना? तो अब सौम्या गोली हैट लगा के इंग्लिश पैटर्न पे, है ना, इंग्लिश पैटर्न पे, इंग्लिश पैटर्न कैसा होता है? चश्मा लगा के काला वाला बिल्कुल, चली गई बिहार के क्षेत्र में, देखा बुरा तो देश से गया शर्ट, आपने अपने पीए को बोला यहाँ पे बीड़ी फैक्ट्री लगेगी, तेंदू का पत्ता उत्ता सब है ना? क्योंकि नशीले पदार्थों में पैसा बहुत है। आदमी खाना खाए बिना तो रह सकता, लेकिन बीड़ी पिए बिना नहीं रह सकता। और वो ऐसी चीजें होती है ना कि नशा जो होता है ना, वो आप खोज लाओगे, नहीं है आपके पास तो खोज लाओगे, पियोगे जरूर। तो सौम्या ने सेट किया कि यहाँ पे लगाते हैं। अब वहां पे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, सरकार किसकी है? सौम्या की है। गई, पहुंची गवर्नर के पास, दिस लैंड आई वांट टू एक्वायर। बोला यस। रेवेन्यू सिस्टम क्या होगा? बोला कि क्या है आपका बताइए। बोला 5%। ठीक है, चलो चलेगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, है ना, चलेगा। अपने मैनेजर को इन्होंने टाइट किया, कहा जाइए एक्वायर करिए पूरी जगह। आदिवासी लोग लेके लाठी डंडा आ गए। अब इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इन्होंने पैसा तो खर्च कर दिया, जमीन एक्वायर कर लिया, सरकार को पैसा दे दिया। अब प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार अपने पुलिस वालों को भेज दिया, जैसे आजकल जाता है, उसमें दंगे फसाद हो जाते हैं। फिर उसी में कुछ हथियार उठा लेते हैं। तो वो लोग जो हथियार उठा लेते हैं और सरकार की हर एक नीति का विरोध करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको नक्सलाइट बोलते हैं। ठीक है, नक्सलाइट एक्चुअली में प्लेस था, उसके नाम पे बंगाल में नक्सलवाड़ी, वहां से निकली हुई समस्या है। जबकि इसकी मूल समस्या ये है कि जो भी जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनके लैंड को या उनके जंगल को एक्वायर करना, ये सरकार की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में, तो इसलिए वो लोग हथियार उठा रहे हैं। नक्सलाइट और कोई समस्या नहीं है बाहरी। अरे भाई, आप ही का अगर छीना जाए, आपकी कोई कॉपी छीने या किताब छीने, तो आप आसानी से दे दोगे क्या? बोलो, दे दोगे? आसानी से दे दोगे? आसानी से नहीं दोगे ना। फिर उसी में पता लगा छीना झपटी मारपीट भी हो सकती है।
तो यही नक्सलाइट समस्या। तो अब वहां पे इनकी फैक्ट्री मान लो लग गई, चलने लगी, ठीक। अब उसमें देखना ये है कि उसमें जो लोग लगे हुए वो इंडियन है, लेबर वर्ग में भारतीय होंगे। अब मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया कि अपने इंडियन ब्रिटिश लोगों को बुला लिया। अब जितने लोग वहां पे 150, 150, 200 लोग जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, वो सब किसके अधीन होंगे? ब्रिटिशर्स के अधीन होंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे मैनेजर है और जो भी है डायरेक्टर है, सब कुछ वही। अब बढ़िया चलने लगा, सबने सैलरी वगैरह सब सेट कर दिया, सब बढ़िया चल रहा। धीरे धीरे करके 2-4 साल हो गया, इन्होंने लेबरों का कुछ भी नहीं बढ़ाया। दो चीजें देखना, इन्होंने लेबरों का कुछ नहीं बढ़ाया और बीड़ी की कीमतें जो है वो बढ़ गई। कीमतें बीड़ी की बढ़ गई, लेकिन इन्होंने लेबरों का कुछ नहीं बढ़ाया। एक चीज तो ये कि अभी लेबर की कीमत हमें बढ़ानी है, कैसे होगा? दूसरी चीज ये जो सबसे बड़ा ये है कि जो इस इनका प्रॉफिट हो रहा है वो नित्य यानी डे बाय डे क्या हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है जरा सोचो। भारतीयों का 10 पैसा 5 पैसा की बीड़ी जो है वो कहाँ जा रही है? उसकी प्रॉफिट कहाँ पे जा रही है? इंग्लैंड जा रही है, ठीक है। तो अब जब वो इंग्लैंड जा रही है तो इनका बढ़िया ऐश से जिंदगी कट रही है। यहाँ पे कोई सुधार होने का चांस है? सिर्फ इतना चांस हुआ है कि जिनके परिवारों को रोजगार मिल गया है उनको एक स्टेबिलिटी मिल गई है कि चलो भैया कम से कम जो नहीं कुछ आता था 1,000-1,500 महीने का आ तो रहा है। अब उसी में से 150 लोगों में से कोई ऐसा बंदा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है या मजदूर है या किसी नेता के संपर्क में आ गया, नेताजी पहुंचे, पूछे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। बड़ी दयनीय स्थिति उन्होंने देखा, अरे बड़ा यहाँ तो बड़ा मेहनत लेते हैं, 14-14 घंटे काम लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारे मानवाधिकार के विरुद्ध है। अब कहानी किस्सा पढ़ना शुरू। और उसी में से जो बंदा संपर्क में था वो सारे मजदूरों को इकट्ठा किया। हाँ ये बताओ हम लोग मूर्ख है क्या? बोला क्यों? बोला 5 साल हो गया, 5 साल में वही 50 पैसे में हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी 150 रुपया में। बोले हाँ यार बात तो सही है, महंगाई बढ़ गई है, अभी इतना पैसा भी नहीं पूरा हो रहा है। तब क्या किया जाए? कहते चलो चलते हैं मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर के पास गए तो मैनेजर ने कहा कि जब तक ऊपर से नहीं ऑर्डर आएगा हम नहीं कर सकते भाई, हम कैसे करेंगे? तो क्या कि एप्लीकेशन दिया कि लिख के दीजिए आप मैडम को। मैडम के पास गया, मैडम ने कहा ओ नो, अब इनको तो बहुत बचत हो रही है ना, जब इसकी ज्यादा बचत होती है तो वो कम खर्चा करना चाहता है। कह रहा नो नो। फिर जब पता लगा कि इनकी मांग का रिजेक्शन चला गया, उनकी मांग का, तो उन्होंने काम बंद कर दिया, हड़ताल कर दिया। बात शुरू हो गई ना कहानी। तालाबंदी, हड़ताल कर दिया, फिर हड़ताल में भी नहीं काम, तालाबंदी कर दी, कोई काम नहीं। मैडम का आदेश आ गया कि सबको बाहर निकाल दो, सारे मजदूरों को, दूसरे मजदूर लेके आओ। अब कंपनी एक्ट में और श्रम कानून में ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सबको निकाल दोगे। छटनी आप कर सकते हो। तो अब छटनी में क्या हुआ, जिसने विरोध किया था उनको उनको निकाल दिया। अब नौकरी जाने के डर के मारे सब शांत हो गए बेचारे, कोई नहीं। एक फिल्म है इस पे अनिल कपूर और श्रीदेवी की, कौन सी फिल्म है? हाँ, लाडला, जिसमें वो कार वार को आग लगा देती है ना? अनिल कपूर यूनियन नेता बन जाता है। सब फिल्में भी आपके सब हिस्ट्री से जुड़ी रहती है। तो बाद में अब मामला क्या था, मामला तो आपको पता ही, फिल्म देखा होगा तो पता ही होगा मामला क्या था, कहाँ से मैनेज हो रहा था। तो श्रमिकों ने जब आंदोलन किया तो मैडम का कुछ दिल पसीज गया। नुकसान भी हो रहा है ना, अब उनको दे रहे नुकसान हो, 2 दिन बंद हो गई फैक्ट्री, हजारों रुपया का नुकसान हो गया। तो मैडम ने कहा ठीक है 5% बढ़ा दो।
जैसे भारत सरकार देती है ना, थोड़ा सा डाल दो, शांत हो जाए, 5% बढ़ा दो। फिर मजदूर मान गए, काम फिर शुरू होगा। नहीं, कहने का मतलब इस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज होना सीखे हम लोग, अपनी बात रखना सीखे हम लोग, अपनी बात मनवाना सीखे हम लोग। ठीक। अब उन चीजों का असर क्या हुआ? उन चीजों का असर ये हुआ कि हमें ये लगा कि इन भारतीयों को ये लगा उस वक्त कि अगर हम सब एक हो जाएं तो अंग्रेजों का रहना मुश्किल हो जाए। बात सही भी है। अगर भारतीय सब एक हो जाए तो अंग्रेजों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात बहुत देर में समझ में आई थी ना। पहले तो सब बटे हुए थे आपस में, बहुत देर में समझ में आई थी, लेकिन फिर भी समझ गए तो अच्छी बात है। वो तो गांधी जी जब बेचारे परेशान हुए, जगह जगह जाके लोगों को बताते थे, समझाते थे कि ये है वो है, ऐसे वैसे। कहे कि अपना जो, अपनी चीज जो होती है अपनी ही होती है, दूसरे की गुलामी कब तक करोगे। बात सही है। तो वो क्या, दूसरी बात ये हुई कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांति शुरू हो गई। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। अब उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ भारत में। भारत में तो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो पहले कौन सी प्रभावी थी? आजादी के पहले टोटली पूंजीवादी व्यवस्था थी। आपके पास पैसा होगा तभी आप फैक्ट्री लगा पाओगे, तभी आप लोगों को नौकरी दे पाओगे। पैसा नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूंजीपतियों के हाथ में पूरी व्यवस्था खेलने लगी थी। ये जो टाटा का नाम सुन रहे हो ना, ये 1891-92 में अ, इनका काम शुरू हो गया था। केमिकल, एक कौन राय थे, उनकी केमिकल फैक्ट्री लगी हुई थी। सब आजादी के पहले लगी हुई थी, भी आएंगी, सारी आएंगी अभी। तो वहां पे हमको ये देखना, जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई तो औद्योगिक क्रांति का ये असर हुआ कि अभी यहाँ मैडम क्या 100 लोग काम कर रहे थे ना, 100 लोग। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसमें क्या हुआ कि मशीनीकृत हो गया, चीजें मशीनों के माध्यम से प्रोडक्ट होने लगा। तो अभी भारत में, अभी तो मैंने बीड़ी का, तो यहाँ पे कालीन उद्योग, हथकरघा उद्योग, कपड़ा उद्योग, और आपका सीमेंट उद्योग, आपका कोला उद्योग, यानी जितना भी चीजें थी यहाँ पे सब करीब करीब छोटे छोटे लेवल पे हुआ करते। तो अपना जितना कहते हैं ना, जितनी जरूरत हुई उतना कमाए खाए और मस्त रहे। इससे ज्यादा कुछ सोचते नहीं थे पहले के लोग। जब मशीनें आ गई तो जो यहाँ पे कालीन बनती थी या जो यहाँ पे पर्दे बनते थे, पर्दे मतलब सूती वस्त्र, अब वो ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में पैदा होने लगे क्योंकि मशीनें बनाने लगी। जो काम यहाँ पे 100 लोग 10 दिन में करते थे, वो काम वहां मशीन एक दिन में कर दे रही है। तो अब ये बताओ कि प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उसका मार्केट भी आपको चाहिए, मार्केट भी आपको चाहिए, कच्चा माल भी आपको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अगर 100 मीटर कपड़ा बनाना है तो धागा चाहिए कि नहीं चाहिए? धागे के लिए कपास चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कपास तो ब्रिटेन में मिलने से रही, क्योंकि वहां तो ठंडी पड़ती है, ठंडी में कपास होता नहीं जल्दी से। उसको तो बढ़िया ऐसे वाला मौसम चाहिए जैसे आज चल रहा है, ना बहुत ठंडी हो ना बहुत गर्मी हो। कपास उत्पादक भारत, चाय उत्पादक भारत था। बहुत से व्यापार है। अभी देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो जो मशीनें चलने वाली थी वो किससे चलती थी? या तो डीजल से चलती थी या तो उस वक्त कोयले से चलती थी। रेलवे पहले कोयले से चलता था। फिर बिजली का सिस्टम आया तो बिजली भी किससे बनती थी? कोयले से बनती थी। कोयला का भंडारण कहाँ पे? झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झरिया में, है कि नहीं? कब्जा किसका है भारत में? अंग्रेजों का।
इंग्लैंड में जब इन सब चीजों की औद्योगिकरण अब यूरोप में हुआ, तो यूरोप में औद्योगिकरण के, क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजों का था, तो जब औद्योगिकरण हुआ, जब मशीनों से प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो अब उनको दो चीजें चाहिए, एक कच्चा माल चाहिए और दूसरा मार्केट चाहिए। लेबर का काम तो ज्यादातर खत्म हो गया ना, क्योंकि मशीनें आ गई, तो अब एक दो लेबर ही वहां पे काम कर देता था। वहां पे पढ़े लिखे लेबर चाहिए थे, आपके हाथ अकुशल थे, सब पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो आपका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? आपका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? कम हो गया, लगभग खत्म हो गया। जो अभी तक आप घर में कालीन और पर्दे बना के बाहर भेज देते थे, पैसा आ जाता था, अब बाहर वालों ने लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ पैदा होने लगा। तो आपका काम धंधा बंद हो गया ना, जो घर का उद्योग धंधा था वो भी क्या हुआ? बंद हो गया। अब आप बेरोजगार हो गए। अब अंग्रेजों को कच्चा माल भी भारत से मिल गया, सस्ते में क्यों मिला? क्योंकि सरकार उनकी कोई टैक्स फैक्स लगता नहीं था, लदवा दिया, पहुंच गया वहां से बन के, फिर मार्केट भी उन्हीं का है, भारत मार्केट बन गया, उल्टा हो गया, कहानी उल्टी हो गई। पैसा, भारत का पैसा किसके पास जाने लगा? अंग्रेजों के पास जाने लगा। भारत क्या हुआ? गरीब होता चला गया, लोग बेरोजगार होते चले गए, खाने के लालच, क्योंकि जब कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो क्या करोगे? जो थोड़े मोड़े काम थे वो भी बंद हो गए, चमड़ा उद्योग भी आपका बंद हो गया, कालीन उद्योग भी बंद हो गया आपका, आपके और भी जितने भी हथकरघा वाले उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए। तो आपके साथ समस्या तो आएगी आएगी। तो आपने, अब जब समस्या आई, तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियां, अभी इसके बीड़ी की फैक्ट्री इनकी लगी हुई थी, अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ये बीड़ी जो है ये इंग्लैंड में बनेगी है, क्योंकि इसकी पैकिंग वैकिंग बढ़िया स्मार्ट पैकिंग इंग्लैंड में होगी, क्योंकि वहां पे मशीनें आ गई हैं, रैपर वैपर बढ़िया बनता है, सौम्या के फोटो के साथ, नीचे लिखा रहेगा इंजॉयरस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और ऊपर सौम्या का फोटो लगा रहेगा। अब हर बीड़ी में मजदूर के पास, जहां पिएगा फेंकेगा, सौम्या की फोटो गिरेगी, पूरे विश्व में सौम्या की फोटो छा गई, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 100 लोग बेरोजगार यहाँ पे भी हो गए, जो अभी तक आंदोलन ये वो की तैयारी कर रहे थे, बंद हो गई फिर। क्योंकि उसमें सरकार क्या करेगी भाई? आप लेके जाना चाहते हो, उठाइए बोरिया बिस्तर चले जाइए, कुछ नहीं कर सकती ना सरकार। बैग चली गई, 100 लोग बेरोजगार हो गए, अब वो क्या करेंगे? कहाँ से जीविका चलेगी? कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। कुछ लोग बाहर जाके मजदूरी करना मुनासिब समझे, चीजें जब बाहर डेवलप होने लगी कनाडा में, क्योंकि अब उन देशों पे फोकस हुआ ब्रिटिश का, जिन देशों में रॉ मटेरियल बढ़िया उत्पादित होता। कनाडा में गेहूं खूब बढ़िया होता था, क्यूबा में गन्ना होता था, भारत में तो हर चीज होती है। तो अब इन लोगों को डाइवर्ट किया किसानी की तरफ, मजदूरी की तरफ। और भारतीय बड़े राक्षसी होते हैं, मेहनती होते हैं, इनको कुछ कनाडा भर के भेज दिया। लेकिन फिर भी कितने को भेजेगा कनाडा? कुछ को त्रिनाद टोबैको भेज दिया, सब जगह भेजे, लेकिन कहाँ? अपने फायदे के लिए, आपके रोजगार के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए उन्होंने भेजा। क्योंकि मशीनें बन गई, अब मशीनों को तो कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल नहीं आएगा तो मशीन बेकार, कोयला लोहा सब चीज की जरूरत पड़ने लगी। तो ये जो रेलवे का विकास आपका हुआ है, तो आप क्या समझते हो कि अंग्रेजों ने आपके चलने के लिए बनाई थी? अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने बनाई थी। बोकारो से लेके, झरिया से लेके उड़ीसा के तालचेर तक, है ना, पूरा सब लाइन बिछा दिया तुम्हें। और वहीं वहीं पे बिछाया था शुरू में, जहां पे बंदरगाह तक कोयले को या लोहे को आसानी से पहुंचाया जा सके, या और रॉ मटेरियल को आसानी से पहुंचाया जा सके। तो ट्रेन से कम खर्चा भी आता था, लाद दिए ट्रेन का ट्रेन, कपास
कोयला, लोहा, बंदरगाह पहुंचा, बंदरगाह में भरे और लेके चले गए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो सारा कुछ खींचा गया हमारा, अमीर बना इंग्लैंड, है ना, बदनाम हो रहे हैं प्राचीन कालीन और मध्यकालीन शासक, है ना। आज हम लोगों की नजर में असली शत्रु आपका कौन है अगर देखा जाए तो? अंग्रेजों और मुगलों में एक बहुत बड़ा अंतर था। अंग्रेजों ने जो भी किया वो सब लेके चले गए, जो ले जाने लायक थी। जो छोड़ने लायक चीज थी वो छोड़ के चले गए। तो छोड़ने में क्या, रेल पटरियां छोड़ के गए और क्या छोड़ गए, रेलवे कुछ छोड़ के चले गए। मुगलों ने क्या किया कि जो वो लेते थे वो यहीं पे छोड़ देते। आज ताजमहल से कितना रेवेन्यू आता है पर डे, पता आप लोगों को? पर डे, डेली। अभी भी भारत की कोई भी ऐसी, कोई भी अभी भी भारत की कोई भी ऐसी इमारत नहीं है या कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि उतना रेवेन्यू जनरेट कर दे। इसमें क्या लगता है, झलकता है क्या आपको? खड़े ये लोग जाते देख के चले आते हैं मुस्कुराते हुए, पैसा देके, 1000, 500, 200, जो अब तो शायद 500 का हो गया ना, पहले 200 का था। स्पेशल देखना 1000 रुपया दीजिए, तो बस उसके आसपास के लोग अमीर बने और सरकार अमीर बनती है। तो ये सब रेवेन्यू क्या है? ये सब फ्री का ही रेवेन्यू तो है, जिसमें कुछ नहीं लगना। बट रेल पटरिया भी होगी तो वो भी बदलना पड़ेगा आपको, टाइम भी, ये तो डैमेज कर जाएंगी। तो पुल बना के गए वो भी खराब हो गए, लेकिन इमारतें अभी भी, लाल किला चल रहा है, ताजमहल चल रहा है। रेवेन्यू देख रहा है, गूगल पे डाके डेली का रेवेन्यू कितना आता है, मंथली रेवेन्यू डाल के देखो। ऐसी कोई इमारतें बनाई जाए, पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा और रेवेन्यू भी आपका जनरेट होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे दारू, दारू की दुकानें खोल दो, उससे बढ़िया कुछ नहीं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। मेरे कहने का मतलब कि हमारे देश में, बात समझ गए ना? अब लोग जब देखे कि यार भूखों मर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो लोगों में एक आया कि यार जब तक अपना शासन नहीं होगा तब तक तो हम बर्बाद रहेंगे, है कि नहीं? आप ही सोचो, आपके मोहल्ले में कोई बाहरी व्यक्ति आए, दुकान खोले और बड़ी के दुकान कर ले, तो आपको जलन होगी कि नहीं होगी? इस आधार पे नहीं होगी कि वो ये है, वो बाहरी व्यक्ति है। आप मूल निवासी हो, आप कुछ नहीं कर पाए, वो बाहरी आया और वसूल किया और चला गया। तो वही हाल हमारे देश में। अब इसको नेशनल मूवमेंट की भावना तो हमारे अंदर जग गई, यानी पूंजीवाद के खिलाफ अब जो नेता लोग थे वो भड़काना शुरू किए। वो भड़काना ये शुरू किए कि पूंजीवादी लोग जो है वो कभी आपके नहीं हो सकते, और बात सही भी है। ये लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट लेंगे यहाँ से, और उस प्रॉफिट को ले जाके किस अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कभी अनिल अंबानी को, या कभी और भी जो अडानी है, कभी इनको आपने कोरोना वगैरह में दान पुण्य करते हुए देखा है? भंडारा करवाते हुए देखा है आपने? और कोई नेचुरल क्लैमिटी आई हो, कभी देखा है आपने कि आगे आए हो? कभी नहीं आते। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट के डिजिट को कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान रहता है। अभी ये तो कहो, ये मिशन सिंदूर इनका फेल हो गया है। नहीं, मैं अभी से आपको बता देता कि जो सिंदूर बनता ना, वो अडानी के एक फैक्ट्री में बनता, और उस सिंदूर की डिबिया की कीमत 180 रुपये, 200 रुपया होती। मूल रूप में उसकी कीमत 2 ही 4 रुपया होती। हाँ, हाँ। अब ये क्या होता है, 190 रुपया के डिबिया के हिसाब से पेमेंट किसको होता? अडानी को। अब भारत की महिलाओं की संख्या 50 करोड़ है,
तो 50 करोड़ डिबिया बनती, बस जोड़ लो, 50 करोड़ गुणे 120, वो भले ना बढ़ती 50 करोड़, लेकिन बजट के हिसाब से 50 करोड़ ही आती। जैसे फार्म आयोग में 1,40,000 या 14 लाख लोगों को भरता है, तो आयोग क्या ये देखता है क्या यार पिछली बार 60% दिए थे तो 60% बनाओ पेपर। वो तो पूरी तैयारी करता है ना 14 लाख की। तो अब भले उसमें 60 पहुंचे 50 पहुंचे, इससे मतलब नहीं है। तो वो पेमेंट अडानी जी को जो होता कितने का होता, उतने गुणे उतने का होता। तो बताओ उनके खाते का डिजिट कितना बढ़ता पता है आपको? 50 करोड़ गुना 1.5, 180 में 120 मान लो। ये तो कहा अच्छा हुआ कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह बहुत सी स्कीम है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ऐसे थोड़ी कोई नंबर 1 का बन जाएगा। जब तक किसी भी व्यक्ति पूंजीपति को सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो बन ही नहीं सकता। अभी आपने बीच में देखा होगा कोरोना टाइम में चना और रिफाइंड तेल भी शायद दिया जा रहा था ना। किसका था रिफाइंड तेल, देखा कभी आपने? अडानी का। अब अडानी का रिफाइंड तेल अब भारत में अगर 80 करोड़ लीटर बिक गया, 80 करोड़ लीटर बिक गया एक आवाज में, एक महीने में, और अगर वो साल भर बिक गया तो कीमत उसकी 60-70 रुपया बिक रहा है, 170-80 रुपया। उसमें मार्जिन भी नहीं कि बिचौलिया है कोई। पूरा पेमेंट किसको हो रहा है? अडानी को हो रहा है। तभी तो वो कोरोना टाइम में बढ़ गया है, ऐसे थोड़ी बढ़ गया है। कभी आप लोग सोचते नहीं हो कि ऐसे कैसे बढ़ रहा है। कोई रिजर्व बैंक निकाल के रुपया थोड़ी उनके अकाउंट में डाल देती है, सब इन्हीं माध्यम से जाता है। और कुछ नहीं, सिर्फ सेलिंग सरकार बढ़वा देती है उनकी कि ठीक है हम पीडीएस में आपका नमक ले लेंगे। ये तो रिचार्ज नहीं है, नहीं तो पीडीएस में रिचार्ज भी डाल दे। पीडीएस जानो ना, जो राशन 5 किलो लेने जाते हो तो 80 करोड़ रिचार्ज तो तुरंत बिक जाएगा ना। अगर कुछ स्कीम दे और सस्ता करे, कि नई कंपनी मान लो अडानी खोल दे, करा देगा। तो पीडीएस में एक रिचार्ज फ्री कर दो। किसका? अडानी का। देख लो ना, सब सेट बेच ले वो अडानी वाले सेट जितने हैं, या अडानी वाला जो कनेक्शन है, सब लोग ना ले ले तो कहना हमको 80 करोड़ तो ले ही लेंगे। बोल दे कि हर महीने आपको रिचार्ज मिलेगा। कहाँ से? राशन की दुकान से। तो लोग कनेक्शन नहीं लेंगे अडानी का? आराम से ले लेंगे। तो बात समझ रहे, इकोनॉमी को कैसे टहलाया जाता है ये समझ। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का होता है। बीएसएनएल किसका है? सरकार का है। किसी भी रेलवे किसका है? सरकार का है। एयरपोर्ट किसने डेवलप किया? सरकार ने डेवलप किया। संचालन करने के लिए हम किसको दे दे रहे हैं? प्राइवेट लोगों को दे। ये सरकार के हाथ में रहेगी तो वो 10 ही रुपया 20 रुपया लेगी, नहीं तो विपक्ष विरोध कर देगा। आप स्टैंड का किराया नहीं बढ़ा सकते, सर विपक्ष विरोध कर देगा। आपको, आप मंत्री हो, उड्डयन मंत्री हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब प्राइवेट हो गया है तो कौन सा जवाब और कौन सा सवाल? भाई उनको नहीं पड़ रहा होगा, वो प्राइवेट व्यक्ति रख रहे हैं, उनको खर्चा ज्यादा आ रहा है, इन्होंने 50 रुपया रखा है। फोटो कॉपी बताते हैं वहां पे एयरपोर्ट के अंदर 15-16 रुपए कितने की होती है? अभी तो हम भी नहीं गए। कितने रुपए की होती है फोटो कॉपी? 15-16 रुपए की, 50 रुपए की। कोई नहीं गया इसमें से अंदर। फोटो कॉपी देखो। क्यों भाई अंदर क्यों? अंदर लोग मजबूरी में है। मजबूरी में है ना लोग। तो यहाँ कह रहे मतलब क्या बोला जाता है उसको, आपदा में अवसर। तो आपदा ही तो होती है। अब आप अंदर हो, अब आप। हाँ, वो नहीं देते। तो भारत की जनता बेवकूफ है, काहे खाए? नहीं खाएंगे। जाओ टहलते रहो, चुरमुरा ले लो, चुरमुरा ले लो, है ना। बात समझ रहे? नहीं समझ, लेकिन नहीं, कुछ दिखाने के लिए कि हम बड़े पैसे वाले हैं। हम यहाँ मोमोज खा रहे हैं, देखो। हम यहाँ पे वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। घर से लेके जाओ, बाहर से लेके जाओ ना।
पर्स में डाल लो, महिलाएं ले जा सकती है पर्स में डाल के। हाँ, इंटरवल में लेके घुस जाया करो। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये मजबूर किया जाए, और इस तरह से इकोनॉमी बढ़ती है। अभी समझ में आया ना, अभी आगे अभी थोड़ा सा और है इसमें। अभी समाचार पत्रों का फिर देखेंगे हम लोग, उनके माध्यम से। फिर आपका अभी तो ये मजदूरों के उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे काम किया। रेलवे का संचालन फिर देखेंगे, फिर आपका चीनी मिल, शुगर मिल, ये सब उसकी केमिकल मिल्स। अब है तो सब वही चलती, तो सब श्रमिकों से ही है ना, तो इसलिए मैंने पहले श्रमिक को लिया है, क्योंकि आप उसी से सारे उद्योग भी हम देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, कोयला खनन भी देख सकते हैं, लोहा खनन भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो श्रमिकों, क्योंकि श्रम पूंजी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती, आज भी है श्रम पूंजी, आज भी है। भले इतना मशीनीकृत हो गया है, लेकिन बिना लोगों के कुछ काम नहीं होता है। मखाना आप लोग जानते हो, मखाना सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पैदा होता है? दरभंगा में। उसका प्रोसेस जानते हो कैसे निकलता है वो? कभी निकाले हो? नहीं निकाले? बहुत बहुत मेहनत का काम है वो, हर आदमी के बस के नहीं। पानी में घुस के उसको निकालना, और उसके पहले उसमें कौन कौन संस्कार होते हैं वो करना पड़ता है। फिर निकाल के तोड़ते हैं, फिर क्या कर, बड़ा प्रोसेस होता है वो। एक ये लड़का हुआ ना, क्या नाम है इसका, बिहार वाले में, कहाँ गया वो, बिहार वाला। हाँ, हाँ, ये पंकज, इसके यहाँ होता तो बता रहा था पूरा खासा ऐसे ऐसे होता है। बहुत राक्षसी काम है। तब इतने कितने रुपए किलो है? 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो? ये 1200 या 1100 में है। हाँ, 1100-1200 से ही है मखाना। ठीक है। तो लोगों की जीविका चल रही है कुछ लोगों की। तो बात समझ में आई ना? तो अभी वहीं से घूमते घूमते हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी पे आगे छूट जाएंगे कि किस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था काम करती, किस तरह से समाजवादी व्यवस्था काम। इन पे हम लोग करेंगे, फिर कल परसों में इसका नोट्स उठा के लिख लेंगे। ठीक। और कुछ जानना तो नहीं, और कोई, और कोई सवाल तो नहीं है मन में?